हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सेशन लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ अब तक मैंने आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराए हैं वे आपको क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है या आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपका क्लियर नहीं हो पाया है, उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके उसका आंसर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का मोटिवेशन है, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है। जीवन में भले ही आप हार जाएं, आप निराश हो जाएं, आप बार बार पेपर दे रहे हैं और आपका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, तो आप कभी भी उम्मीद मत हारें। कभी ना कभी आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। आप मेहनत करते रहें। आप ही अपने मन में सिर्फ इतना ही याद रखें कि आपको पहले से ज़्यादा कोशिश करनी है, ज़्यादा से मेहनत करनी है। और आप जब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपके मेहनत को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, जीवन है ये, जीवन में हार जीत हमेशा लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि आज दुख है हमारे पास तो कल भी दुखी होंगे। ये समय का चक्र है, कभी दुख तो कभी सुख। आप कभी भी निराश मत होएं और लगातार अपनी मेहनत को करते रहें। मेहनत का फल कभी भी विफल नहीं होता, वो सामने ज़रूर आता है। चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारे भाषा मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। सेकंड, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा को सौंदर्यपूर्ण बनाना। या थर्ड होगा संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। फोर्थ होगा मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ समझाने का प्रयत्न करना। मुहावरे जो हमारी अरबी भाषा से ली गई हैं और मुहावरों का अर्थ होता है बातचीत करना, बातचीत करना या उत्तर देना। इसे हम उत्तर देना भी कह सकते हैं। और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? लोकोक्तियों को हम सीधी सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कहावत। और इसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति। ये होता है उन लोकोक्तियों का अर्थ। मुहावरों और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है? मुहावरे जो है एक वाक्यांश होता है। मुहावरों में और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है? वो होता है मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं। मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं, वाक्यांश होते हैं। और लोकोक्तियाँ क्या होती है? हमारी लोकोक्तियाँ होती हैं एक पूरा वाक्य, एक पूरा वाक्य। लोकोक्तियाँ होती है हमारा एक पूरा वाक्य। तो हमसे कहा है शिक्षण में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? फर्स्ट, मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। ये तो नहीं होगा। अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा को सौंदर्यपूर्ण बनाना। ऐसा तो नहीं है कुछ भी कि हम लोग मुहावरे लोकोक्तियों को बोलेंगे और हमारी भाषा बहुत अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं है। थर्ड है संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना, पहले तो हमें इनके प्रयोग को समझना होगा, उसके बाद उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। जब तक हमें लोकोक्तियाँ समझ में नहीं आएंगी, मुहावरे समझ में नहीं आएंगे, तो हम उनका प्रयोग कैसे करेंगे? पहले तो हमें उन्हें समझना होगा और उनके समझने के बाद उनका प्रयोग करना हमसे आना चाहिए। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? सीखना होता है अधिगम। सीखने को ही हम अधिगम कहते हैं। फर्स्ट है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों। सेकंड, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। थर्ड, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, से प्रभावित नहीं होता है।
फोर्थ है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कार्य को, ये तो नहीं होगा। चरण हमारे 4 होते हैं, और अगर हमारे समयगत कारकों पर नहीं होगा तो कैसे होगा? बच्चा स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें सीखता है। अगर हम फर्स्ट क्लास का बच्चा है और उसे हम फोर्थ क्लास की किताबें पढ़ाने लगे तो क्या वो सीख लेगा? नहीं सीख सकता। दूसरा है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां ये संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। ये भी गलत है, क्योंकि अगर बच्चा गलतियां नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे? अगर कोई बच्चा सीखते हुए कुछ गलतियां कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चा तत्पर है सीखने के लिए, बच्चा कोशिश कर रहा है लगातार। आज वो गलती कर रहा है तो धीरे धीरे वो अपनी गलतियों को सुधारेगा, समझेगा, और बच्चा धीरे धीरे अपने आप को सीखने के लिए तैयार भी करेगा। वो अपने आप सीखता चला जाएगा। जैसे जैसे बच्चा अपनी गलतियों को समझेगा तो उसे समझ में आ जाएगी कि उसकी गलतियाँ कहाँ हैं। उसे बताने के लिए हमें कुछ भी उसे डांटने, फटकारने या पीटने जैसी कोई भी कार्य हमें नहीं करना होगा। फोर्थ है सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ये तो बिल्कुल सही है, संतुष्ट करने वाला हो, ये सीखने के लिए तो बिल्कुल सही है। जब बच्चा स्वयं की अभिरुचियों को अपने संवेगों के सकारात्मक पक्षों को सीखने की प्रक्रिया से जोड़कर रखेगा तो उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता रहेगा। तो इसमें यहाँ पर नहीं होगा, से प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही है। हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें मानसिक क्रिया, बच्चा सीखता तो है लेकिन वो मानसिक क्रिया से नहीं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी मानसिक क्रिया बढ़ती जाती है और धीरे धीरे बच्चा अपने कार्य को अपने अनुकूल करने लगता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यर्थ। इसमें व्यर्थ शब्द दिया है, में किन वर्णों की संधि हुई है? फर्स्ट व प्लस आ, सेकंड ई प्लस आ, थर्ड वी प्लस आ, फोर्थ है ई प्लस आ। तो इस पे कौन सी संधि हुई है? इसमें हुई है ई प्लस आ, बराबर हो जाएगा या। और ये कौन सी संधि है? ये है यण संधि। कौन सी संधि है? ये है यण संधि। तो इसमें हमारा आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द पूछा है। फर्स्ट है तुरंग, सेकंड है मरगराज, थर्ड है मर्गेंद्र, फोर्थ है व्यार्घ। फ्रेंड्स, जब भी कोई शब्द दिए हुए हैं और उनमें भिन्न अर्थ वाला पूछे तो 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 में से हमें सिर्फ एक ऑप्शन जो हमसे आता है हम उसको देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें 3 का पता ही नहीं होता, सिर्फ एक का ही पता होता है। हमें जो भी पता होता है हम उसी को ही टिक मार लेंगे। हमसे पूछा है इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द, जैसे इसमें मुझे पता है तुरंग का, तुरंग मिस होता है घोड़ा, और इन 3 का बाकी का मुझे पता ही नहीं है कि इनका होता क्या है। अगर मुझे घोड़े के बारे में पता है और बाकी के बारे में पता ही नहीं है तो हमारा जो आंसर होगा ये फर्स्ट ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक का नहीं पता होता, 3 का पता होता है, तो हम 3 को छोड़ के उस एक को लगा देंगे, भले ही हमें उसका अर्थ ना पता हो। जब उसका हमें नहीं अर्थ पता और 3 का पता है तो हमारा जो आंसर होगा वो अकेला एक वर्ड ही वो होगा जिसका हमें अर्थ नहीं पता, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। मरगराज का होता है शेर, मर्गेंद्र का भी शेर होता है और व्यार्घ का भी शेर होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को अच्छी लग रही है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है गग यदि लेखकों की कसौटी है तो निबंध गग की कसौटी है, यह कथन किसका है? हमसे कथन पूछा है, किसका है ये जो कथन दिया हुआ है? फर्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड
महावीर प्रसाद द्विवेदी, थर्ड रामविलास शर्मा, फोर्थ है रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स जब भी मैं आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताती हूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने पास कॉपी पेन लेकर बैठा करें, ताकि मेरे द्वारा बताए गए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में लिख लें। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकल के आ जाता है और हमें जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उनमें से ही उसका आंसर होता है। तो आप बिल्कुल एक क्वेश्चन पर ही कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताती हूँ, इनके से रिलेटेड बातें बताती हूँ, आप उनको नोट करते चलें और उनको भी आप याद करें। कई बार ऐसा होता है कि उनमें से ही हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो हमारा आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल, और इन्हें हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। पिता, ये तो गलत ही हो गया। इन्हें हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध जो है वे हैं अंधेरी नगरी और भारत दुर्दशा। इनकी प्रसिद्ध रचना है अंधेरी नगरी और भारत दुर्दशा। ये इनकी दो प्रसिद्ध हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये एक महान ये हिंदी के महान साहित्यकार पत्रकार एवं युग प्रवर्तक हैं। और रामविलास शर्मा, हमारे जो रामविलास शर्मा हैं वे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचना, निबंधकार, विचारक, कवि हैं। रामविलास शर्मा जो थे वे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। तो इसका हमारा आंसर होगा फोर्थ रामचंद्र शुक्ल। अंतस्थ वर्ण हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं फ्रेंड्स? अंतस्थ वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण, अंतस्थ वर्ण पूछा है हमसे। अंतस्थ वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच से होता है, उन्हें हम कहते हैं अंतस्थ वर्ण। वे कौन से होते हैं फ्रेंड्स? का होगा हमारा थर्ड ऑप्शन या रा ला वा। हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अनुनासिक का अर्थ है फर्स्ट एक दूसरे पर आश्रित होना, सेकंड किसी को आश्रित बना देना, थर्ड किसी पर आश्रित होना, फोर्थ किसी पर आश्रित न होना। फ्रेंड्स अनुनासिक का अर्थ होता है एक दूसरे पर आश्रित होना। जिस तरह छात्र बिना गुरु की कुछ महत्व नहीं होती और गुरु बिना छात्र की कुछ महत्व नहीं होता, छात्र और गुरु दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। छात्र की पहचान उसके गुरु से होती है और गुरु की पहचान उसके छात्रों के अच्छे कर्मों से होती है। अगर कोई भी छात्र है वो कोई अच्छा कार्य करता है और उसके गुरु का नाम उसके साथ में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर होगा एक दूसरे पर आश्रित होना।
उदंत मार्तंड का क्या है? फर्स्ट समाचार पत्र, सेकंड नाटक संग्रह, थर्ड निबंध संग्रह, फोर्थ महाकाव्य। उदंत मार्तंड क्या है? यह है एक समाचार पत्रिका है। समाचार पत्र। इसका प्रकाशन हुआ था 30 मई 1826 को, और इस 30 मई को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के नाम से हम इसे मनाते हैं। 30 मई को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा फर्स्ट समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, सेकंड भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, थर्ड बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, फोर्थ उसके प्रयोगों का समर्थन करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। फ्रेंड्स, अगर कोई भी बच्चा है वो सीख रहा है और हम उसकी भाषा होती है मातृभाषा, जो बच्चा अपने परिवार, अपनी मम्मी पापा से सीखता है, अपने आसपास के लोगों से सीखता है, वह मातृभाषा होती है उसकी। और वो बच्चा मातृभाषा को बिना सिखाए ही अपने आप ग्रहण कर लेता है। अगर हम कोई भी बच्चे को भाषा विकास किसी भी तरह की भाषा को हम सिखा रहे हैं, जैसे अंग्रेजी होगी, संस्कृत होगी, उर्दू या तमिल, कोई भी अगर हम उसे दूसरी भाषा उसे सिखा रहे हैं और उसकी जो अपनी भाषा है उसको हम अमान्य कर दें, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि जो भाषा उसने कभी सुनी नहीं, सीखी नहीं, उसके मातृभाषा है उसकी, उस पर उन्होंने अमान्य कर दिया, उस पर रोक लगा दी गई। और जो दूसरी भाषा वो सीख रहा है उसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं। हाँ, अगर हम दोनों लैंग्वेज को जॉइंट करके, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बच्चा जो दूसरी भाषा में नहीं सीख पाता, अगर हम उसका अर्थ उसकी मातृभाषा में बता देते हैं तो बच्चा उसे अच्छे से, बहुत ईजिली उस अर्थ को ग्रहण कर लेता है, उसे समझ भी लेता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, उसकी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ये उसका गलत तरीका जो है वो गलत होगा। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना ये बिल्कुल सही है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना ये भी सही है। उसके प्रयोगों का समर्थन करना ये भी सही है। जो गलत होगा वो होगा हमारा फर्स्ट, और गलत ही हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाषा का आरंभ किससे होता है? फर्स्ट ध्वनि, सेकंड स्वरूप, थर्ड अर्थ, फोर्थ शब्द। सबसे पहले बच्चा बोलना सीखता है, और बोलता कैसे है? वो ध्वनि, जो शब्द हम बोलते हैं वो ध्वनि के द्वारा तो बोलते हैं। और सबसे पहले भाषा का जो आरंभ होता है वो होता है ध्वनि से। ध्वनि से ही वर्ण, और बाद में फिर बच्चा शब्द को बोलता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है? फर्स्ट, सभी विषयों का मूल्यांकन, सेकंड, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, थर्ड, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, फोर्थ होगा शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा सभी विषयों का मूल्यांकन, ये तो नहीं होगा। शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सतत और व्यापक में आता है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि रीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के ... को दर्शाता है। फर्स्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये तो नहीं है। सेकंड, अंतर संबंध, ये भी नहीं है। थर्ड, निरंतरता, ये भी नहीं है। फोर्थ है व्यक्तिगत विभिन्नता, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स?
कोई बच्चा अधिक बुद्धिलब्धि का है तो वो जल्दी सब चीज़ें जल्दी से सीख लेता है। कोई बच्चा कम बुद्धिलब्धि का है तो कई बार ऐसा होता है बच्चे की बुद्धिलब्धि भी नॉर्मल हो और बच्चा किसी टॉपिक को समझने में काफ़ी टाइम ले लेता है, और कोई बच्चा ऐसा होता है जो बहुत जल्दी किसी टॉपिक को समझ लेता है। तो ये बच्चे के अंदर की विभिन्नताएं होती हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? फर्स्ट, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। सेकंड, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। थर्ड, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना। और फोर्थ है परीक्षा का आयोजन करना। इसका हमारा क्या आंसर होगा? इसमें हमसे पूछा क्या है? भाषा शिक्षण है, इसके संदर्भ में पूछा है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, भाषा। क्या सिखा रहे हैं? भाषा के संदर्भ में शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक के लिए बच्चे को भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना? ये तो नहीं होगा। बच्चे को हमें सिखानी भाषा, तो हम उसके लिए आयोजन कैसे कर रहे हैं? आयोजन से तो बच्चा नहीं सीखेगा। भाषा प्रयोग के लिए अधिक अवसर प्रदान करना, ये बिल्कुल सही है। भाषा के प्रयोग को हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे बच्चे के, अगर हम बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं, जैसे हम उस बच्चे को हिंदी आती है और हम उसे इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो हम इंग्लिश सीखने के लिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो इंग्लिश को अपनी मातृभाषा बनाने की कोशिश करे। मातृभाषा तो नहीं बना सकता, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोले। भले ही उससे मिस्टेक हो रही है बोलने में, पर फिर भी हम उसे कहेंगे कि तुम अपनी बातचीत जो है इंग्लिश में करने की कोशिश करो। जहाँ भी मिस्टेक होती है तो टीचर का फ़र्ज बनता है कि वो टीचर उस बच्चे को बताए कि तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो। वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेगा, वो धीरे धीरे करके वो उस लैंग्वेज को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ भी जाएगा और उसका उपयोग भी करना उसके लिए ईजिली हो जाएगा। थर्ड है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना। ये तो नहीं होगा। बच्चे का कोई भी पाठ्यक्रम है, कोई किताब है, अगर हम वो इंग्लिश की बुक है और हमने उसे पूरा करा दिया, बच्चे को यही नहीं पता कि इंग्लिश में उसने किया क्या है, और वो हमने पूर्ण करा दी, तो ये तो भाषा शिक्षण के में बिल्कुल भी सहायक नहीं होगी। फोर्थ है परीक्षा का आयोजन करना। बच्चे की हमने कंप्लीट बुक करा दी, बाद में हमने उसका टेस्ट ले लिया। बच्चे को जब उसको आता ही नहीं है कुछ भी, तो बच्चा उस टेस्ट में क्या लिखेगा? कुछ भी नहीं। ये भी नहीं होगा। तो हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे। हमारा आंसर होगा भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। हम बच्चे को अधिक से अधिक भाषा प्रयोग के अवसर देंगे तो बच्चा जल्द से जल्द भाषा शिक्षण को में निपुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की अभिव्यक्ति परखने के लिए आप निम्न में से किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? महत्वपूर्ण पूछा है, इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण। नंबर 1, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। सेकंड, कमल तथा सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। थर्ड, आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। फोर्थ है, सेना ने वीरता के साथ युद्ध किया। इस वाक्य को क्रमवाच्य में बदलिए। हमसे पूछा है हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की अभिव्यक्ति, बच्चे की हिंदी का शिक्षण में उसकी अभिव्यक्ति उसको परखना है हमें, उसने बच्चे ने कितना सीखा है। तो इसके लिए हमसे पूछा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द क्या होगा? सेना ने वीरता के साथ युद्ध किया, ये एक सेंटेंस है, इसमें पूछ लिया क्रमवाच्य बदलिए। बच्चे ने को अगर वाच्य नहीं पता कि वाच्य क्या होता है तो वो क्रमवाच्य में कैसे बदलेगा? ये तो हिंदी भाषा शिक्षण को परखने की कोई क्रिया नहीं है, ये तो गलत है। पहले बच्चे को क्रमवाच्य पता होना चाहिए, और बच्चे को जब क्रमवाच्य पता होगा तो बच्चा तभी बता सकता है कि सेना ने वीरता के साथ युद्ध किया, इसमें कौन सा क्रमवाच्य बदल सकता है, वाच्य कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं। तो फोर्थ तो हमारा आंसर नहीं होगा।
आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चे की परख के लिए आंखों मुहावरे पूछना उससे, ये कौन सा तरीका होगा? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर बच्चे को मुहावरे ही नहीं आते तो बच्चा मुहावरों का अर्थ कैसे बताएगा? थर्ड भी ऑप्शन नहीं होगा। कमल तथा सूर्य के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। हमें तो हिंदी शिक्षण में परख करनी है उसकी पर्यायवाची शब्दों की थोड़ा ना परख करनी है, तो हमारा सेकंड भी नहीं होगा। फर्स्ट, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं। ये एक सेंटेंस दिया है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। हमारा आंसर होगा फर्स्ट, वो अपने विचारों को लिखेगा। जो अध्यापक हैं वो उसकी लिखी हुई इस निबंध को चेक करेगा तो वो समझ पाएगा कि उसने हिंदी भाषा को कितना ग्रहण किया है, कितना उसको आई, कितनी नहीं आई, कितनी उसकी मिस्टेक्स हैं। इन सब को चेक करने के बाद जो अध्यापक है वो बच्चे के शिक्षण की परख अच्छे से कर लेगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नैत्य का अर्थ है। नैत्य हमें एक शब्द दिया है, इसका अर्थ पूछा है। फर्स्ट, रंगमंच के सामने विशिष्ट दर्शकों का स्थान। सेकंड, रंगमंच के पीछे का स्थान। थर्ड, कलाकारों का मेकअप रूम। फोर्थ, वाद्य यंत्रों को रखने का स्थान। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा रंगमंच के पीछे का स्थान। ये नैत्य का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर मारा। सेकंड, मोहन से अब सहा नहीं जाता। थर्ड, हिमालय से गंगा निकलती है। फोर्थ है, चाकू से फल काटो। इसका हमारा क्या आंसर होगा? इसमें कौन सा कारक होगा फ्रेंड्स? इसमें कारक होगा करण। राम ने रावण को मारा, इसमें होगा हमारा करण कारक। क्योंकि इसमें से तीर से मारा, हम सबसे बाद में इसमें नेवर नहीं देखेंगे, हम इसमें सबसे बाद का देखेंगे। तीर से मारा, जहाँ पर के द्वारा, किसके द्वारा? तीर से। जहाँ पर तीर के द्वारा हम इसमें देखेंगे तीर से, तो यहाँ पर होगा करण। मोहन से अब सहा नहीं जाता, यहाँ भी क्या आ गया? से सहा नहीं जाता, यहाँ होगा हमारा कर्म कारक। और थर्ड है, हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ पर अलग होने का भाव है, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से जो अलग हो रही है गंगा, निकल कर बह रही है, तो यहाँ पर से है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा अपादान कारक। और चाकू से फल काटो, यहाँ पर भी से है, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा करण कारक। अगर यहाँ पर होता पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरा, तो यहाँ पर हमारा हो जाता नीचे गिरने पर हो जाता अपादान, लेकिन यहाँ चाकू से फल काटो, तो यहाँ पर से आ रहा है, तो करण कारक होगा। हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग रहित पूछा है इसमें। फर्स्ट है सुयोग, सेकंड है सुरेश, थर्ड है विदेश, फोर्थ है अत्यधिक। योग का हो जाएगा सु प्लस योग। सुरेश का हो जाएगा सु प्लस रेस, विग प्लस देश,
और इसमें हो जाएगा अत्यधिक का क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक। ये तो हो गया इनका संधि विच्छेद। इसमें पूछा है उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग शब्द वे होते हैं जिनका अलग होने पर मूल शब्द का एक निश्चित अर्थ हो। जो ये शब्द है, ये मूल शब्द हैं, ये इससे अलग हो गए, और अलग होने पर जो ये मूल शब्द हैं, ये मूल शब्द योग, रेश, देश, अधिक, इनका अपना एक अर्थ होना चाहिए। योग का अर्थ होता है जोड़, देश तो होता है देश, ये नाम हो गया, अधिक तो अधिक ही होता है। लेकिन जो रेस है, सु प्लस रेस, सुरेश, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो हमसे पूछा है रहित। अगर हमसे सहित पूछा होता तो हमारे 3 हो जाते, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये हमारे 3 में आते सहित में। लेकिन हमसे पूछा है रहित, तो रहित होगा हमारा सेकंड, सु प्लस रेस, सुरेश, क्योंकि सुरेश का कोई मतलब नहीं है यहाँ, इसका कोई अपना अर्थ नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसके स्वर संधि है? अतएव, सेकंड रजनी, थर्ड तपोगुण, फोर्थ सदाचार। इसमें हमसे स्वर संधि पूछी है, और स्वर संधि होती है जहाँ पर अथ, ए, रज, नीस, इसका बनेगा सेकंड ऑप्शन, इसका हमारा बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। कैसे? रज, नी प्लस श, ये होगा इसका संधि विच्छेद, सैनी इश, ये होगा इसका संधि विच्छेद। और इसका जब हम संधि विच्छेद को जोड़ की कैसे बनेगा, यहाँ पर है बड़ी की मात्रा, यहाँ होगा बड़ी ई प्लस यहाँ पर बड़ी ई, और बराबर हो जाएगी बड़ी ई। स्वर संधि पूछा है तो इसमें ही यहाँ पर स्वर्ण संधि आ रही है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? फर्स्ट, बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा होगा? देव, सेकंड नक्षत्र, थर्ड छात्र, फोर्थ होगा प्राण। फ्रेंड्स, हम जानते हैं, हम सबको पता है कि बहुवचन जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है प्राण। प्राण को हम एक वचन और बहुवचन में प्राण ही कहते हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रचार प्रसार की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है? आर्य समाज, सेकंड हिंदी साहित्य सम्मेलन, थर्ड है नागरी प्रचारणी सभा, फोर्थ है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। इसका हमारा आंसर होगा क्या होगा? फर्स्ट ऐसा इसमें आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना, इसकी जो संस्था है वो हिंदी सुधार आंदोलन है, और इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में मुंबई के मथुरा के जो स्वामी थे, स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये किस जगह हुई थी? ये हुई थी गिर गांव है मुंबई में, मुंबई। हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसकी स्थापना हुई थी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, सेकंड लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पर,
इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1910 को। 1910 में नगरीय परिचारिणी सभा के तत्वावधान में हुई थी। और हमारा थर्ड नागरिक परिचारिणी सभा, ये हिंदी की जो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था उसमें हिंदी की प्रचार प्रसार की सर्वाधिक प्रचार संस्था का नाम है नागरिक परिचारिणी सभा। ये हिंदी सम्मेलन में 1 मई 1910 में हुई थी इसकी स्थापना। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फर्स्ट सर्वोत्तम, थर्ड संसारिक, थर्ड है सेकंड संसारिक, थर्ड दीर्घायु, फोर्थ है ज्योत्सना। इसमें कहा है शुद्ध, तो शुद्ध इसकी सर्वोत्तम की तो होगी ऐसे सर्वोत्तम, हम ऐसे तो लिखते हैं सर्वोत्तम को, यहाँ पे आदत तय लगाते हैं। संसारिक और दीर्घायु को लिखते हैं दीर्घायु, ऐसे लिखते हैं। और ये तीनों तो गलत है, तो हमारा ज्योत्सना, ये फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसकी शुद्ध वर्तनी पूछी थी हमसे, तो हमारे शुद्ध है फोर्थ ऑप्शन, तो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने अपना फेसबुक लिंक आपको दिया है, अगर आप मुझसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक लिंक है सेल्फ स्टडी बाय अंजलि बालियान। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मैं अपनी फेसबुक पर सभी वीडियो जो मैं यूट्यूब पर डालती हूँ वही वीडियो मैं सारी फेसबुक पर भी डालती हूँ, आप वहाँ से भी मेरी वीडियो को देख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय।